हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं बच्चों, जो हम टॉपिक चल रहा है हमारा संक्रमण तत्वों के लक्षण या गुण, उसी में हम देखते हैं संक्रमण तत्वों के आज का देखते हैं बच्चों चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इनके चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये चुंबकत्व है, ये संक्रमण तत्वों में ये आता क्यों है, क्यों कोई तत्व अनुचुंबकीय हो जाता है, क्यों कोई तत्व प्रतिचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम इनका विस्तृत अध्ययन करें उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि कोई जो संक्रमण तत्व है वो कब अनुचुंबकीय होगा और कब प्रतिचुंबकीय होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे प्रतिचुंबकत्व की, ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखना कि कोई जो संक्रमण तत्व है वो प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक तब होगा जब उसके संयोजी कोष या डी उपकोष। अब देखो बच्चों, इसका ये संयोजी पूरा कोष है। ठीक है, तो इसके आंतरिक कोष, डी उपकोष और संयोजी कोष यदि क्या हो बच्चों, खासकर इसका जो डी उपकोष है, जो आंतरिक कोष है N-1 डी उपकोष, ये यदि पूर्णतः क्या हो, रिक्त हो। ठीक है, मतलब ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो ना तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन हो, पूर्णतः रिक्त हो। जैसे मान लो स्कैंडियम 3+ आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, 3d0 4s0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी प्रतिचुंबकीय की। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि जो ये डी उपकोष है, ठीक है, ये पूर्णतः भरा हो। जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल कॉपर प्लस की, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रहता है बच्चों 3d10। ठीक है, 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन वो निकल जाता है, तब तो यहाँ पे कॉपर +1 बनता है। तो यहाँ पे डी उपकोष क्या हो जाता है, पूर्णतः भरा हुआ हो जाता है। या फिर हम यहाँ पे जिंक 2+ आयन देखें, तब भी ये क्या होता है 3d10, ठीक है, 4s0, तो ये पूर्णतः भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी संक्रमण तत्व क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे दो कंडीशन है, पूर्णतः रिक्त डी उपकोष या फिर पूर्णतः भरा डी उपकोष। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे संक्रमण तत्व क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। यदि हम बात करें अनुचुंबकीय की, तो बच्चों हमारा जो अनुचुंबकत्व है पैरामैग्नेटिक है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो डी उपकोष है इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लो यहाँ पे सभी क्या हो, पेयर्ड हो, और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो, या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यदि ये उपस्थित होते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि संक्रमण तत्व में कुछ ना कुछ चुंबकत्व या चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय तत्व। ठीक है, तो चलिए अपन क्या करते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ इनका चुंबकीय आघूर्ण एक सूत्र के द्वारा हम निकाल के देखेंगे भी। चलिए करते हैं, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनुचुंबकत्व को समझते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं या अनुचुंबकत्व को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइटेनियम 3+ आयन का। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1 4s2। ठीक है, आपको पता है कि जो टाइटेनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d2 4s2। यदि ये 3+ आयन बनाए तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे क्या बनता है 3d1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यदि इसको हम इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में समझाएं तो 3d1 में क्या होता है, इसके आंतरिक कोष में संयोजी कोष पूर्णतः रिक्त हो जाता है और आंतरिक कोष में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जितने भी हम जो संक्रमण तत्व है इनके जितने भी संक्रमण गुण हैं, चाहे वो चुंबकत्व हो, रंग हो, या जो सभी हो, वो आंतरिक कोष और संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन है ये सम्मिलित रूप से मिलकर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे चुंबकीय गुण या खासकर अनुचुंबकत्व की बात करें तो यहाँ पे आंतरिक कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप देखो, ठीक है, इसका बाह्य कोष पूर्णतः रिक्त है और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक नॉर्मल आप समझ के देखो, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, 2 प्रकार की घूर्णन करता है। एक तो क्या होता है
इस प्रकार ये चारों ओर घूमता है नाभिक के। और एक प्रकार का होता है इसका कि ये अक्ष में ही घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष में क्या करता है, ये घूमता रहता है, अर्थात क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है। और जब भी कोई एक आवेशित कण अपने ही अक्ष में स्पिन करता है या अपने ही अक्ष में घूमता है तो वो एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करता है, ठीक है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है इसकी दो स्पिन होती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस स्पिन के कारण क्या होता है, इसमें चुंबकत्व आता है। अर्थात कोई भी आवेशित कण जब घूमता है अपने अक्ष में स्पिन करता है तो एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है और इसके कारण ये एक क्षण चुंबक के समान क्या करेगा बच्चों, व्यवहार करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेगा बच्चों, निर्मित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा तो अर्थात इसका म्यू या जो है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण हम क्या कर सकते हैं, इसका ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला रहता है जिसका हम अब भी जस्ट देखने वाले हैं आगे, तो ये ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अनुचुंबकत्व। अब इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो यहाँ पे वेनेडियम 3+ की बात कर लेंगे, ठीक है। वेनेडियम 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर Mn2+ या मैग्नीज 2+ में देखेंगे तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, मान लो हम यहाँ पे कोई एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगा दें और चुंबकीय क्षेत्र के नज़दीक में हम क्या करें, एक अनुचुंबकीय पदार्थ को ले जाएं, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाने पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनुचुंबकत्व पाया जाता है या ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। अब बच्चों यदि हम बात करें बी नंबर में, हम देख लें प्रतिचुंबकत्व की, ठीक है। तो प्रतिचुंबकत्व क्या होगा हम यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या होगा, मान लो क्या हो, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लें स्कैंडियम 3+ का, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है बच्चों, 3d शून्य 4s शून्य। अर्थात यहाँ पे जो डी ऑफ कोर्स है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डी ऑफ कोर्स है पूर्णतः रिक्त हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहेगा। या तो फिर दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि यदि क्या हो जाए, दूसरा एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे कॉपर प्लस आयन का या जिंक 2+ आयन का। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है बच्चों 3d10 4s0, ठीक है। बाह्यतम कोष या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव करने पर या निकलने पर ये प्लस आयन बनते हैं, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 रहता है। अर्थात यहाँ पे जो डी ऑफ कोष है ये पूर्णतः क्या होता है बच्चों, भरा हुआ रहता है। पूर्णतः भरे होने के कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर देते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं बच्चों, ये शून्य कर देते हैं। मान लो किसी एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ न कुछ इसका चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, ठीक है। पर उसका विपरीत जो स्पिन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है इन दोनों का एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत होने के कारण जो फाइनल चुंबकीय आघूर्ण है वो हो जाएगा कैसा बच्चों, शून्य हो जाता है। अर्थात ये कैसे पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय। अर्थात इनको जब हम यहाँ पे क्या करें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के कारण ये अनुचुंबकीय पदार्थ ना होकर अब कैसे हो जाएंगे यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या हम इनको बोल रहे हैं डाईमैग्नेटिक पदार्थ। अर्थात इसमें डाईमैग्नेटिज्म आ जाएगा। अब बच्चों यदि हम इसका चाहें तो चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए, तो बच्चों जो चुंबकीय आघूर्ण है वो निकलता है इसके द्वारा, म्यू बराबर होता है यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, n और n+2 और यहाँ पे लिखते हैं बोर मैग्नेटॉन। देखो इनको समझते हैं, ये क्या है, यहाँ पे म्यू बराबर है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं अपन
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे Br बराबर होता है, यहाँ पे Bm बराबर होता है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये चुंबकत्व मापने की एक इकाई समझ लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक एग्जाम्पल लिए थे बच्चों, यहाँ पे 3d1 4s0 और ये एग्जाम्पल था टाइटेनियम 3+ आयन का। ठीक है, 3d1 4s0, जहाँ पे एक क्या होते हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम इसका चुंबकीय आघूर्ण हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे। ठीक है, यदि म्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो वो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 1 रखेंगे, +2 रख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये इकाई। ठीक है, तो इसका यदि हमको मान निकालना है तो कैसे हो जाएगा, 1 + 2 बराबर कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 3। ठीक है, तो 1 × 3। ठीक है, अर्थात म्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो 3 है, यदि √3 को हम सॉल्व करें तो ये लगभग आएगा, देखो √4 का जो मान होता है वो लगभग 2 होता है। ठीक है, तो 2 से कम आएगा थोड़ा सा, तो ये लगभग आता है, एग्जैक्ट तो नहीं है पर लगभग हम निकाल सकते हैं 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टाइटेनियम 3+ आयन है, इसका क्या कर सकते हैं, हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण इसका कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, अर्थात हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये पदार्थ कैसा हो गया, हमारा अणु चुंबकीय पदार्थ हो गया। कैसा पदार्थ हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, स्कैंडियम 3+ आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है बच्चों, 3d, यहाँ पे 0 4s भी 0। ठीक है, सभी कुछ क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम 3+ के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तीनों निकल गए, 3+ आयन बन गया। तो यदि इसका हम चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे n बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0 0 + 2। ठीक है, और बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा, इसका मान 0 ही आ जाएगा। ठीक है, जब इसका मान 0 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा बच्चों प्रति चुंबकीय। ठीक है, या इसको हम बोलें तो डाई मैग्नेटिक। ठीक है, प्रति चुंबकत्व तो आ जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लें, एग्जाम्पल ले लिए, मान लो हमने यहाँ पे जिंक 2+ का या कॉपर प्लस का। ठीक है, दोनों के बाह्यतम कोश में 3d10 4s0, अर्थात ये कोश जो डी आंतरिक कोश है ये पूर्णतः कैसा होता है, भरा होता है। अर्थात यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अर्थात ये दोनों भी बच्चों किसके समान व्यवहार करेंगे, ये दोनों भी व्यवहार करेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ के समान। और जब इनको चुंबकीय क्षेत्र के पास लाया जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इसको बहुत स्ट्रांगली क्या करेंगे, अपोज करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि Fe2+ जो है ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो Fe2+ कैसा हो जाएगा, 3d, यहाँ पे 6 4s0। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इस प्रकार हो जाएगा, अर्थात 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 और 4s कैसा हो जाएगा, पूर्णतः रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका चुंबकीय आघूर्ण हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर n+2 और बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे n का मान कितना है, n बराबर है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हम गिन लो, यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 4 4 + 2 और यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है,
तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है, अर्थात ये आ जाएगा। तो इसका यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट जो 25 है ये बराबर होता है कितना 5 गुणित 5 बराबर 25 होता है ना, तो 5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो यदि हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा 4.89 के समथिंग, ठीक है, कितना आ जाएगा 4.89 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी पदार्थ को हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं और इसके यदि चुंबकीय आघूर्ण शून्य से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थात है कि इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व होगा, चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करेगा और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय रहेगा। कैसा रहेगा? अनुचुंबकीय, या इसको बोल सकते हैं हम पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए ये फेरोमैग्नेटिक्स के समान भी व्यवहार करेगा। जाए कि आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है निकेल 2+ आयन का, या फिर आपको ज्ञात करना है यहाँ पे वेनेडियम 3+ आयन का, ठीक है। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण सेम होगा क्या अलग अलग होगा? साथ ही साथ दोनों क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे क्या अनुचुंबकीय होंगे, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें निकेल 2+ आयन, तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रहता है 3d8 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे बाहर, 3d8 4s2, ये 4s क्या हो गया होगा? वो 0 हो गया होगा, तब तो ये बना है निकेल 2+ आयन, अर्थात 3d8 और 4s 0 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पे वेनेडियम 3+ आयन की, तो वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d3 4s2, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकले, अर्थात ये 0 हो गया होगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d2, ठीक है, 4s 0। तो इसका हम यदि देखें तो यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रहेंगे और ये बाकी सब रहेगा। तो यहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 2, दोनों जगह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अर्थात इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो लगभग बराबर ही होगा या बराबर निकलेगा, ठीक है, जो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और क्या हो जाएगा यहाँ पे N+2 बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात जब इनको हम निकालेंगे तो यहाँ पे मान रख देंगे 2 और यहाँ पे जो आ जाएगा 2+2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 4, ठीक है। और यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन, अर्थात जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, जो √9 के पास रहेगा, अर्थात 3 × 3 बराबर होता है 9, इसके लगभग कम आएगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये आएगा 2.76 के बराबर, ठीक है, दोनों का लगभग बराबर आएगा 2.76 के बराबर। जब ये 2.76 के बराबर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं? हमारे अनुचुंबकीय हैं। कैसे हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, या ये इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व पाया जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि Fe2+ आयन एंड Fe3+ आयन में किसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा रहेगा, अर्थात किसका चुंबकत्व, किसमें चुंबकत्व ज़्यादा हो गया, किसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा रहेगा, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा Fe2+ का भी अपन ने देखें कैसे कितना रहता है 3d6 4s 0, और यदि हम यहाँ पे Fe3+ का देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा बच्चों 3d5 4s 0। एक और इलेक्ट्रॉन बात हमको उससे निकल जाएगा तब तो एक और धनायन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे 4 रहेंगे और यहाँ पे कितने रहेंगे 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, अर्थात इसका चुंबकीय आघूर्ण भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं 5 5 धन 2 बोहर मैग्नेटॉन कितना जाएगा यहाँ पे 5 और 2 7, और गुणा करेंगे यहाँ पे 5 का तो ये आ जाएगा कितना 35 के बराबर। तो यहाँ पे 6 से थोड़ा कम रहेगा क्योंकि
36 अंडर रूट जो 36 है उसकी वैल्यू रहती है 6, तो ये आ जाएगा 5.96 के समथिंग। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इसमें अभी अपन ने निकाले थे, ये आई थी, कितनी आई थी बच्चों, 4.80 या 4.89 के समथिंग आई थी। तो हम इस प्रकार इनका चुंबकीय आघूर्णों की तुलना कर सकते हैं और तुलना करके बता सकते हैं कि Fe3+ में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो ज़्यादा प्राप्त होगा।